नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड की खास खबरों में। और उत्तराखंड स्पेशल में आज बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली खबर में बात करेंगे विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद होने वाले सतत विकास की चर्चा की। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे भारी बारिश से उत्तराखंड के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं पर भूस्खलन तो कहीं पर पुल ढहने की खबर सामने आ रही है। तीसरी और आखिरी खबर में बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सतर्कता की। तीनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तराखंड स्पेशल में। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा सदन में सतत विकास लक्ष्य पर आज चर्चा होनी है। चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भुखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में हिस्सा लेंगे। साथ ही उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। इस बार का सत्र करीब 28 घंटे 22 मिनट तक चला। निर्धारित 5 दिन के उपवेशन की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शांतिपूर्वक संचालित हुआ है। अब सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा होगी, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को बुलाया गया है। उत्तराखंड इस पर चर्चा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा की थी। इस चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट लोकसभा को भेजी जाएगी। और उपवेशन की समाप्ति के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहले दिन 6 घंटे 19 मिनट, दूसरे दिन 6 घंटे 23 मिनट, तीसरे दिन 6 घंटे 45 मिनट, चौथे दिन 32 मिनट के अड़चन के साथ करीब 3 घंटे और 5वें दिन 5 घंटे तक सदन चला, जिन्हें कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही 28 घंटे और 22 मिनट तक चली। देश के 3 कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। अपना जो चतुर्थ विधानसभा का द्वितीय सत्र आज संपन्न हुआ। 5 दिवसीय इस विधानसभा में मैं कह सकता हूं कि ये सत्र बहुत ही कामकाजी सत्र रहा और बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। शाहीन जी, सतत विकास पर आज चर्चा होनी है, किस तरह की तैयारी देखी जा रही है और क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? जी शाहीन जी। तकनीकी कारण के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्ता पक्ष ने जब जवाब देना शुरू किया इस हंगामे के बीच, तो वह विरोध में उतर आए और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। इस तरह की भी तस्वीरें सदन में देखने को मिली। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 2022 तक उनकी आय दुगुनी करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ चुके हैं। शाहीन जी, सतत विकास की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और किस तरह से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है? देखिए, विधानसभा का ये मानसून सत्र और आखिरी सत्र कल खत्म हो गया है जी। और सरकार द्वारा उत्तराखंड के सतत विकास के लिए एक परिचर्चा आज आयोजित की गई है। इसमें सभी विधायक जो है प्रतिभाग करने की बात कही गई है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो। 11 बजे ये सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि विधानसभा में ही इस सतत विकास के लक्ष्य को पर चर्चा जो है की जाएगी। और मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य बेहतर जीवन कैसे हो और उत्तराखंड का ओवरऑल विकास कैसे हो, विकास में किस तरह से भागीदारी हो और किस तरह से किन किन चीजों को जो है करने की जरूरत है,
क्या कुछ अभी तक हो गया है, विस्तार से ये एक चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा के उपरांत क्या क्या चीजों को लागू करना है और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या जरूरतें हैं, इन सबकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो है भेजी जाएगी। उसी को लेकर ये आज की परिचर्चा रखी गई है। जी शाहीन जी, जिस तरह से इस चर्चा में मुद्दे जो लिए जा रहे हैं वह बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इन सबको हटाने का है और इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर भी करता हुआ नजर आया। 5 दिन बजट चला और इस दौरान जितना भी सत्र 5 दिन चला उसमें हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ भी नजर आए। तो इस बीच अब जब इन मुद्दों पर चर्चा होनी है तो क्या फिर से विपक्ष द्वारा हंगामे के कयास लगाए जा सकते हैं इस चर्चा पर, या बेहद ही सकारात्मक रूप से इस चर्चा को देखा जा सकता है? देखिए, ये एकमात्र चर्चा है, विधायक आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और क्योंकि सभी विधायक उत्तराखंड के विधायक हैं तो उत्तराखंड को लेकर ही ये उसके सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा रखी जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य जीवन लोगों का कैसे बेहतर हो, गरीबी से कैसे मुक्ति मिले, भुखमरी को किस तरह से समाप्त किया जाए, उत्तराखंड में शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण मिले और कैसे उद्योगों का विकास हो, कैसे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो, इसी को लेकर ये परिचर्चा या चर्चा जो है की जाएगी और एक लक्ष्य जो है तय किया जाएगा और कुछ मानक तय किए जाएंगे कि इन मानकों के तहत जो है कार्य होने चाहिए और एक इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो है बनाई जाएगी, तभी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि जब परिचर्चा होगी उस पर किस तरह के सुझाव आते हैं और किस किस तरह से क्या क्या मत जो है अपना विधायक रखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में विधानसभा सत्र के तहत शनिवार को सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड इस पर चर्चा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले इस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखने को मिली थी। इस चर्चा से जो भी सुझाव आएंगे उनकी रिपोर्ट जो है वह लोकसभा तक जाएगी और दूसरी ओर भविष्य में आने वाली सरकार के लिए यह सुझाव प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेंगे। इस बात का विकास, कैसा विकास, कौन सा सतत विकास जो है, इस बात की चर्चा हो रही है। आज सदन में 4 दिन से हम सदन के अंदर हर विषय को उठाने का काम कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे और सतत विकास की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सरकार किस तरीके से घेरे में है। आज आपने देखा होगा ये जो सदन की कार्रवाई है इसको कितनी बार बाधित किया गया और आज जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने जो है सीधे गांव के बच्चों से इसके माध्यम से संवाद स्थापित किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ विधानसभा में तो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, गांव की बात कर रहे हैं। तो ये सतत विकास की बात कहते हैं लेकिन कोई विकास इन्होंने नहीं किया। उत्तराखंड के स्कूलों के बच्चों की जो पढ़ाई बाधित रही या अभी है, उसको लेकर आज सदन में हमने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाया। हमारे उप नेता करण महाराज जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने के साथ सरकार ने वहां जवाब दिया कि उनकी 500 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। मैंने वहां पर हम लोगों ने एक सवाल वहां पर किया कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी पंचायत इस समय विधानसभा चल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में बारिश ने कई जगहों पर मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर जाखल नदी पर बने पुल के बीच का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया है। पुल के ढहने से 2 छोटे मालवाहक वाहन और एक बार कार भी बह गई है। इस बीच एसडीएम ने बताया कि पानी के तेज बहाव से रानी पोखरी जाखल नदी का पुल बीच से टूट गया और इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ वाहन भी नीचे गिर गए। कुछ बाइक सवार भी बाल बाल बचे। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और भू धसाव से 5 नेशनल हाईवे समेत कुल 219 सड़कें बंद है। टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलैथा तक आवागमन के लिए बंद कर दिया है। पहाड़ियों से लगातार पत्थर और बोल्डर गिरने से पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा खतरनाक बनी हुई है। प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे
15 स्टेट हाईवे, 7 जिला मार्ग और 13 अन्य जिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है वहां की? हाँ, देखिए, कल जिस तरह से ये पुल गिरा है रानी पोखरी का, जो ऋषिकेश को जोड़ता है राजधानी देहरादून, तो अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है करीब 2020 के लास्ट में 34 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने लगाए थे और मेंटेनेंस करी थी, लेकिन दूसरी तरफ मेंटेनेंस 34 लाख रुपए लगे हैं तो ये पुल किस तरह से गिरा है, बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आसपास खनन चोरी बहुत ज्यादा होती है, तो उस पे रोक क्यों नहीं लगा पाया प्रशासन? सबसे बड़ी बात, अब आइए, जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है जो थानों से रायपुर को जोड़ता है देहरादून को, उस पे भी एक पुल है जिसपे दरारें आ चुकी हैं। तो अगर बारिश 2 दिन 1 दिन और होती है तो उसको भी खतरा हो सकता है। तो स्थिति ठीक नहीं है। जो रानी पोखरी के लोग हैं उनको 57 किलोमीटर की दूरी तय करके देहरादून जाना पड़ रहा है। जो मात्र जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जो है रानी पोखरी से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है, वो लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। जो जॉलीग्रांट हॉस्पिटल, हिमालयन हॉस्पिटल है, वहां जाने वाले काम करने वाले लोग हैं, उनको नेपाली किराए से जाना पड़ रहा है। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी, भले चाहे बरसात के बाद हो, सरकार को, प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को, एनएच डिपार्टमेंट को, कि लोगों को इतनी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी के लिए 50 किलोमीटर ना जाना पड़े। जी हिमानी जी, ऐसे में कई रास्ते जो हैं पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों के आवागमन में तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। इस तरह का खतरा और कहां-कहां बना हुआ है राहुल? देखिए हिमानी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे, नेशनल हाईवे 58 है, ये ऋषिकेश से लेकर तोता घाटी तक करीब 60 किलोमीटर की दूरी है। ये 8 जगह से बंद है। दूसरी तरफ गंगोत्री हाईवे जो है, ये कई जगह से बंद है। ये जो पकोट एक जगह है नरेंद्र नगर विधानसभा में, वहां पर करीब 40 मीटर का हिस्सा पूरी तरह बह गया है, एक तरह से झरना बन चुका है। तो ऑल वेदर रोड में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहा गया था शुरुआत में कि जो भी मौसम होगा, सारे 12 के 12 महीनों में ये रोड खुली रहेंगी, लोग जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है हिमानी, तो इस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जी हिमानी जी, सवाल तो प्रशासन और सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं राहुल, जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है उत्तराखंड में तमाम जगहों से। हाँ, देखिए, सरकार की मंशा पर और संबंधित जो विभाग हैं उनकी, क्योंकि 2 साल पहले, जैसे अब रानी पोखरी का जो पुल टूटा है, इस पर आते हैं। ये 2 साल पहले इसकी डीपीआर जमा हो गई थी, प्रस्ताव बन चुका था, तो 2 साल में इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ? इस जो पुल टूटा है इसके बगल में ही पुल बनना था, तो इसका काम शुरू नहीं हुआ, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा कि अगर जिस तरह से इसकी मेंटेनेंस करी है उसमें 34 लाख रुपए लगाए गए हैं, तो वो 34 लाख रुपए लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये भी बड़ा जांच का विषय है। जी, तो ये बड़ा सवाल है कि इसमें 34 लाख रुपए लगे हैं। अगर लगे होते तो शायद इस तरह से पुल न गिरता। गनीमत रही किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सिर्फ लोग घायल हुए, 4 लोग। अब जैसे SDRF कह रही है कि अगर तेज बारिश होती है, जो बाकी हिस्सा जो बचा हुआ है बीच का, काफी बड़ा पुल है, करीब 320 मीटर का पुल है, वो भी बह सकता है। तो अब देखना होगा कि नए पुल को बनाने की कवायद कितनी जल्दी सरकार और डिपार्टमेंट करता है। जी हिमानी। राहुल जी, आप बता रहे हैं कुछ इसी तरह की दरारें जो हैं कई और पुलों पर देखी जा रही है। इस दौरान प्रशासन द्वारा वह रोड बंद कर दिया गया है, ऐसे में तमाम रास्ते बाधित हो गए हैं। और क्या कुछ तैयारी जो है प्रशासन द्वारा देखी जा रही है? अब जब उस पुल पर दरारें आ रही हैं तो क्या प्रशासन पूर्ण रूप से रोक लगा देगा या फिर एक बार फिर से आवाजाही की शुरुआत होगी वहां से? देखिए, ये जिस पुल की हम बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट से रायपुर का रास्ता है, वैकल्पिक मार्ग है राजधानी देहरादून का। तो उस पर भी, उससे पहले भी एक पुल गिरा है बड़ासी के पास, उसका एक हिस्सा गिरा है।
अब ये थानों एक गांव है, उसके पास पुल है, उससे भी दरारें आ गई हैं और बारिश पहाड़ों में बहुत तेज हो रही है। हालांकि अभी प्रशासन ने उस रूट को भी वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी है, उसको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ अब इधर ऋषिकेश की तरफ से एक ही रास्ता बचता है, जो नेपाली तिराया छिंदर वाला होते हुए भानिया वाला जाएगा और देहरादून से जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, वैकल्पिक मार्ग जो है एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगातार तमाम तरह की लोगों को वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी कोरोना पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने आज से सख्ती शुरू कर दी है। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी के मॉल में काम कर रहे लोगों और मॉल में शॉपिंग करने आए लोगों की सैंपलिंग करवाई। दूसरी तरफ सभी मॉल को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू किया गया। दूसरी तरफ मास्क को लेकर प्रशासन ने शहर में अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस के साथ कई जगह चेकिंग की। मास्क नहीं पहनने पर प्रशासन की टीम ने कई लोगों के चालान भी किए। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली कई जगह। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मास्क को लेकर अभियान तेजी से चलेगा। इसके अलावा कोविड की सैंपलिंग भी कराई जाएगी। वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे में 32 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। एक भी मौत सामने नहीं आई है। लगातार कुछ दिनों से 32 मरीज ठीक हो गए हैं। सक्रिय मामलों की बात की जाए तो अब घटकर 321 पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को 16,719 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। राहत की बात यह रही 7 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। चमोली में 4, देहरादून में 7, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में 1-1, पौड़ी में 16 और ऊधम सिंह नगर में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,875 हो गई है। लहर की हम बात कर रहे हैं तो लगातार हमें गाइडलाइंस मिल रही है, निर्देश मिल रहे हैं कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन 100% करना है। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ वॉकवे मॉल में हैं, यहाँ पर सैंपलिंग कराई जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि हम देख लें संक्रमण की दर क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने स्कूलों का रोस्टर बनाया है, चूँकि स्कूल्स खुल चुके हैं।